नमस्कार दोस्तों। अलीसा सक्सेस पॉइंट के इस ऑनलाइन फॉर्मेट पे आप सभी का स्वागत व हार्दिक अभिनंदन है। आज की जो हमारी क्लास है वो है चौहानों की उत्पत्ति और अजमेर के चौहान से संबंधित ये महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की इस क्लास को। तो चलिए पढ़ते हैं चौहान वंश के बारे में। सबसे पहले पढ़ते हैं चौहान वंश। चौहान वंश के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं कि चौहान वंश जो है इसकी उत्पत्ति जो हुई, उस उत्पत्ति के संबंध में जो विचारक हैं उन विचारकों की अपनी अलग अलग क्या थी, राय थी। जैसे पंडित गौरीशंकर हरिश्चंद्र जो ओझा है, उन्होंने चौहानों की जो उत्पत्ति मानी है वो मानी है आर्यों की संतान बताया, और उन्होंने इसे क्षेत्रीय भी बताया। लेकिन डॉक्टर दशरथ शर्मा और डॉक्टर भट्टारकर ने इन्हें ब्राह्मणों की संतान बताया। लेकिन एक और विचारक थे कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने इन चौहानों को विदेशियों की संतान कह डाला। लेकिन बिजोलिया जो शिलालेख है दोस्तों, इस बिजोलिया शिलालेख के अंदर इन्हें वत्स्य गोत्रीय ब्राह्मण भी कहा गया है। और उससे आगे की अगर हम बात करें तो पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है जिसके लेखक है चंद्र बरदाई। चंद्र बरदाई जो है दोस्तों, ये चंद्र बरदाई पृथ्वीराज रासो के अंदर कहते हैं कि एक विशिष्ट मुनि थे जो आबू पर्वत पर रहते थे, और उन्होंने बताया कि विशिष्ट मुनि ने बताया कि इनकी उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। किससे हुई है? अग्निकुंड से। और उन्होंने ये भी बताया है इसके अंदर कि केवल और केवल चौहानों की उत्पत्ति ही अग्निकुंड से नहीं हुई थी, बल्कि इस अग्निकुंड से 4 वंशों की उत्पत्ति हुई थी। और वो 4 वंश कौन कौन से थे दोस्तों? वो थे प्रतिहार, परमार, चालुक्य या सोलंकी और चौहान। इन 4 वंशों की उत्पत्ति उन्होंने आबू पर्वत के अग्निकुंड से मानी है। पृथ्वीराज के तृतीय जो पृथ्वीराज चौहान का जो ग्रंथ है चंद्र बरदाई ने जो लिखा है, इसमें इन्हें उत्पत्ति बताई। लेकिन चौहानों की जो स्थापना होती है वो होती है 551 ईस्वी के अंदर। 551 ईस्वी के अंदर जो चौहानों की स्थापना होती है, चौहान वंश की जो स्थापना होती है, वो कौन करते हैं? वो करते हैं वासुदेव चौहान। और वासुदेव चौहान जो है, इन्हें ही चौहानों का आदि पुरुष या मूल पुरुष भी कहा जाता है। और ये चौहान वंश की स्थापना जो करते हैं वासुदेव चौहान, वो कहाँ करते हैं? स्पादलक्स में करते हैं। स्पादलक्स सांबर जयपुर के अंदर है। और स्पादलक्स का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है 1.25 लाख गांव का समूह है। जो चौहानों की प्रथम राजधानी थी वो थी आई छत्तरगढ़। और आई छत्तरगढ़ कहाँ पर पड़ता है? नागौर के अंदर। ठीक है, आई छत्तरगढ़ किसको बोलते हैं? नागौर को बोलते हैं। चौहानों की जो कुल देवी थी वो थी शाकंभरी माता। और शाकंभरी माता का जो मंदिर है वो वासुदेव चौहान बनाते हैं सांबर के अंदर। और इसी शाकंभरी माता को क्या कहा जाता है? तीर्थों की नानी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तीर्थों की नानी के जो नाम से जानी जाती है वो कौन जानी जाती है? शाकंभरी माता जानी जाती है। अब दोस्तों, वासुदेव चौहान जो है, वासुदेव चौहान के बाद चौहानों के शासक बनते हैं सामंत सिंह। सामंत सिंह के बाद शासक बनते हैं दुर्लभ राज प्रथम। और दुर्लभ राज प्रथम के ऊपर क्या होता है? आक्रमण होता है, मुस्लिम आक्रमण होता है। और इस आक्रमण के अंदर दुर्लभ राज प्रथम क्या हो जाते हैं? वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और इनकी जो रानियां थी वो क्या कर लेती है? जौहर कर लेती है। और चौहान जो है वो प्रारंभिक समय में गुर्जर प्रतिहारों के क्या हुआ करते थे? सामंत हुआ करते थे। और इसी के बाद जो दुर्लभ राज प्रथम के बाद जो शासक बनते हैं वो बनते हैं गुवक प्रथम। गुवक प्रथम है वो गुर्जर प्रतिहारों से आजाद होकर प्रथम चौहान आजाद शासक बने थे। और इन्होंने हर्षनाथ के मंदिर का भी निर्माण करवाया था।
इनके बाद जो शासक बनते हैं गोरख प्रथम के बाद, वो बनते हैं चंदन राज। कौन बनते हैं? चंदन राज बनते हैं। और चंदन राज की पत्नी थी जिनका नाम था रुद्राणी। और रुद्राणी के बारे में आप सभी जानते होंगे। रुद्राणी वही रुद्राणी जो पुष्कर में दीपदान की जो प्रथा है वो प्रारंभ करती है। तो दीपदान की जो प्रथा पुष्कर अजमेर में करती है रुद्राणी, वो चंदन राज की पत्नी थी। उसके बाद जो शासक बनते हैं वागपति राम। वागपति राम के पुत्र थे दोस्तों जिनका नाम था लक्ष्मण सिंह। और ये वही लक्ष्मण सिंह है जो नाडोल में चौहान वंश की स्थापना करते हैं। और ये वही लक्ष्मण सिंह है जिन्हें हम लखन सिंह के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब उसके बाद जो शासक बनते हैं वो बनते हैं पृथ्वीराज प्रथम। और पृथ्वीराज प्रथम के बाद जो शासक बनते हैं तो वहां से शुरू होती है अजमेर के चौहानों की कहानी, जो हम पढ़ेंगे अजय राज से। और अजय राज जो 1113 से लेकर 1133 तक क्या रहते हैं, अजमेर के शासक रहते हैं। और वो आगे क्या क्या करते हैं उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो इतनी कहानी हमने आपको बताई है उसके बारे में चर्चा करते हैं बोर्ड के ऊपर। तो देखिएगा, चौहानों की जो उत्पत्ति है, चौहानों की उत्पत्ति के बारे में अलग अलग विचारकों के अलग अलग मत हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं जी एच ओझा को। जी एच ओझा जो है दोस्तों, ये क्या कहते हैं? जी एच ओझा ये कहते हैं कि जो इनकी उत्पत्ति जो हुई थी चौहानों की, वो हुई थी आर्यों की संतान कहा। क्या कहा था? इन्होंने इन्हें आर्यों की संतान कहा, आर्यों की संतान कहा। और इन्होंने ही इन्हें क्या कहा था? क्षेत्रीय भी कहा था। क्या कहा था? क्षेत्रीय भी कहा, क्षेत्रीय भी कहा था। ठीक है। अब बात करें हम दूसरे जो विचारक थे, वो मैंने आपको बताया था दशरथ शर्मा। कौन थे? दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा और डॉक्टर भंडारकर। दशरथ शर्मा और दूसरे कौन थे? डॉक्टर भंडारकर। डॉक्टर भंडारकर, डॉक्टर भंडारकर है, ये क्या बताते हैं? चौहानों की जो उत्पत्ति हुई थी वो किससे बताते हैं? ब्राह्मणों की संतान बताते हैं। ये क्या बताते हैं? ब्राह्मणों की संतान बताते हैं। ब्राह्मणों की संतान ये बताते हैं। ठीक है। अब तीसरे जो विचारक हमने बात की किसके बारे में? कर्नल जेम्स टोड के बारे में। तो कर्नल जेम्स टोड को पढ़ते हैं। कर्नल जो जेम्स टोड हैं वो क्या बताते हैं? कर्नल टोड, कर्नल टोड जो है वो क्या बताते हैं दोस्तों? कर्नल टोड बताते हैं कि ये विदेशियों की संतान थे। क्या थे? चौहानों को क्या बताया? विदेशियों की संतान बताया। विदेशियों की संतान इन्होंने बताया था चौहानों को। ठीक है। तो ये थे विचारक। ठीक है। किसके बारे में? जी एच ओझा के अनुसार इन्हें आर्यों की संतान, दशरथ शर्मा और भंडारकर के अनुसार ब्राह्मणों की संतान, और कर्नल टोड के अनुसार इन्हें विदेशियों की संतान इन्होंने इन्हें बताया था। अब पढ़ते हैं बिजोलिया शिलालेख। दोस्तों बिजोलिया शिलालेख जो रहा, बिजोलिया शिलालेख, बिजोलिया जो शिलालेख है, इस बिजोलिया शिलालेख के अंदर इन्हें वत्स्य गोत्रीय ब्राह्मण बताए हैं। वत्स्य गोत्रीय ब्राह्मण क्या बताए हैं? वत्स्य गोत्रीय ब्राह्मण इन्हें बताया गया। किसमें? बिजोलिया शिलालेख के अंदर इन्हें क्या बताया गया है? वत्स्य गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। ठीक है। अब हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं किसके ऊपर? पृथ्वीराज रासो के ऊपर। देखिएगा, आगे पढ़ते हैं हम पृथ्वीराज रासो के बारे में। पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो जो है, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है दोस्तों, ये कौन लिखते हैं? ये लिखते हैं चंद्र बरदाई। कौन लिखते हैं? चंद्र बरदाई लिखते हैं। इस पुस्तक चंद्र बरदाई जो लिखते हैं पृथ्वीराज रासो, इसमें ये बताते हैं कि एक विशिष्ट मुनि थे। किसके ऊपर? आबू पर्वत के ऊपर। कौन से पर्वत पर? आबू पर्वत के ऊपर। आबू पर्वत के ऊपर क्या थे? एक विशिष्ट मुनि थे।
क्या थे? एक विशिष्ट मुनि थे। और ये विशिष्ट मुनि कहते हैं कि इनकी जो उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है? अग्निकुंड से हुई है। किससे हुई है? अग्नि कुंड से इनकी उत्पत्ति हुई है। ये है अग्निकुंड। और इसी अग्निकुंड से इन्होंने उत्पत्ति बताई किसकी? इस अग्निकुंड से इन्होंने उत्पत्ति बताई थी 4 वंशों की। कौन कौन से? एक तो इन्होंने बताया था प्रतिहार वंश की। कौन सा वंश? प्रतिहार वंश की। दूसरा जो इन्होंने बताया था वो बताया था परमार वंश। कौन सा वंश? परमार वंश। और तीसरा जो इन्होंने बताया था वो बताया था सोलंकी। सोलंकी या चालुक्य। चालुक्य या इन्हीं को ही क्या कहते हैं? सोलंकी कहते हैं। चालुक्य या सोलंकी। तो अब हमने हमने पढ़ा चालुक्य और सोलंकी के बारे में कि अग्निकुंड से किनकी की उत्पत्ति हुई उनके बारे में अब हमने पढ़ा। अब चौहानों की जो स्थापना होती है वो कब होती है? चौहान वंश की जो स्थापना होती है वो कब होती है वो पढ़ते हैं। देखिए चौहान वंश की स्थापना। चौहान वंश जो है, इस चौहान वंश की स्थापना कब होती है? चौहान वंश की स्थापना, चौहान वंश की स्थापना, चौहान वंश की जो स्थापना होती है वो कब होती है? चौहान वंश की स्थापना जो होती है दोस्तों वो होती है 551 ईस्वी में। कब होती है? 551 ईस्वी के अंदर क्या होती है? चौहान वंश की स्थापना होती है। ठीक है। चौहान वंश की स्थापना करते कौन है? वासुदेव चौहान। इसके जो संस्थापक थे कौन थे? संस्थापक। चौहान वंश के संस्थापक जो थे वो कौन थे? वो थे वासुदेव चौहान। कौन थे? वासुदेव चौहान। कौन थे? वासुदेव चौहान। इस वासुदेव चौहान को क्या कहते हैं? चौहानों का मूल पुरुष। क्या कहते हैं? मूल पुरुष कहते हैं। चौहानों का मूल पुरुष या आदि पुरुष जो है वो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूल पुरुष या आदि पुरुष है वो चौहानों का कहा जाता है। किसको? वासुदेव चौहान को। ठीक है। अब बात करते हैं कि वासुदेव चौहान जो इसकी संस्थापना करते हैं वो कहां पर करते हैं? चौहान वंश की जो स्थापना करते हैं वो कहां होती है? स्थापना जो होती है चौहान वंश की वो कहां होती है? वो होती है स्पादलक्स में। कहां पर? स्पादलक्स में। स्पादलक्स जो है दोस्तों वो कहाँ है? सांबर में। सांबर को क्या कहते हैं? स्पादलक्स। और ये है कहां पर? जयपुर में है। ठीक है। स्पादलक्स में स्थापना होती है। और इस स्पादलक्स का जो शाब्दिक अर्थ है क्या है? शाब्दिक अर्थ। जो शाब्दिक अर्थ है इस स्पादलक्स का वो क्या है? वो है 1.25 लाख गांव का समूह। 1.25 लाख गांव का समूह है। स्पादलक्स का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? 1.25 लाख गांव का समूह शाब्दिक अर्थ होता है किसका? स्पादलक्स का। अब बात करते हैं कि जो चौहान वंश है इनकी राजधानी कौन सी थी? तो इनकी जो राजधानी थी वो कौन सी थी? चौहानों की जो राजधानी थी वो कौन सी थी? तो इनकी जो राजधानी थी वो थी अही छत्तरगढ़। क्या थी? अही छत्तरगढ़। अही छत्तरगढ़ नागौर, जिसे वर्तमान में क्या बोलते हैं? नागौर। अही छत्तरगढ़ नागौर में क्या थी? इनकी राजधानी थी। क्लियर? अब बात करें राजधानी की, हमने बात कर ली। इसकी स्थापना किसने की, कब की, वो हमने बात कर ली। अब इनकी जो कुल देवी थी वो कौन थी? चौहानों की जो कुल देवी थी, चौहान वंश जो है इसकी जो कुल देवी थी वो कौन थी? कुल देवी। चौहानों की जो कुल देवी थी दोस्तों वो कौन थी? शाकंभरी माता। कौन सी थी? शाकंभरी माता। शाकंभरी जो माता है वो चौहानों की क्या थी? कुल देवी थी। ठीक है। इस शाकंभरी माता का जो मंदिर है, इनका जो मंदिर है शाकंभरी माता का वो कहाँ है? सांबर के अंदर है। और सांबर कहाँ है? जयपुर में है। और इस मंदिर का जो निर्माण कराते हैं, शाकंभरी माता के मंदिर का जो निर्माण करवाते हैं वो कौन कराते हैं? इनका निर्माण कराते हैं वो कराते हैं वासुदेव चौहान। कौन कराते हैं? वासुदेव। ठीक है। और ये शाकंभरी जो माता है, इस शाकंभरी माता को
तीर्थों की तीर्थों की नानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तीर्थों की नानी कहा जाता है किसको? शाकंभरी माता को। ठीक है, तो ये थी यहाँ तक की कहानी जो चौहान वंश की स्थापना होती है। अब हम आगे चर्चा करते हैं कि कौन कौन से शासक यहाँ पर आए थे, उनके बारे में देखते हैं। तो देखिएगा, हम थोड़ा सा डिटेल से पढ़ते हैं यहाँ पर। देखिएगा, तो चर्चा करते हैं थोड़ी। देखिएगा, सबसे पहले शासक कौन थे यहाँ पर? चौहानों के सबसे पहले शासक थे, वो थे वासुदेव चौहान। कौन थे? वासुदेव चौहान। वासुदेव चौहान पहले शासक थे। उसके बाद जो शासक बनते हैं वो कौन बनते हैं? वो बनते हैं सामंत सिंह। कौन बनते हैं? सामंत सिंह बनते हैं। सामंत सिंह के बाद जो शासक बनते हैं वो कौन बनते हैं? वो बनते हैं दुर्लभ राज। कौन बनते हैं? दुर्लभ राज बनते हैं। दुर्लभ राज शासक बनते हैं। दुर्लभ राज भी कौन से? प्रथम। अब दुर्लभ राज के बाद जो शासक बनते हैं वो कौन बनते हैं? दुर्लभ राज के बाद जो शासक बनते हैं वो बनते हैं गुवक प्रथम। कौन बनते हैं? गुवक प्रथम। और गुवक प्रथम के बाद जो शासक बनते हैं वो बनते हैं चंदन राज। कौन बनते हैं? चंदन राज बनते हैं। और चंदन राज के बाद जो शासक बनते हैं वो बनते हैं वाकपति राम। कौन बनते हैं? वाकपति राम। कौन बनते हैं? वाकपति राम बनते हैं। वाकपति राम के बाद जो शासक बनते हैं वो बनते हैं पृथ्वीराज पृथ्वीराज प्रथम बनते हैं। तो ये कहानी थी उत्पत्ति के संबंध में। अब हम देखिएगा, वासुदेव चौहान के बारे में हमने पढ़ लिया। सामंत सिंह के बारे में कोई खास जानकारी है नहीं। दुर्लभ राज को पढ़ते हैं। दुर्लभ राज जो है दोस्तों, ये दुर्लभ राज क्या करते हैं? देखिएगा, दुर्लभ राज जो है वो क्या करते हैं? दुर्लभ राज के ऊपर क्या होता है? मुस्लिम आक्रमण होता है। क्या होता है? मुस्लिम आक्रमण होता है। और इस पर मुस्लिम जो आक्रमण होता है, इस मुस्लिम आक्रमण में ये क्या हो जाते हैं? वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। कौन? दुर्लभ राज। ठीक है, और दुर्लभ जब वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, इनकी जो रानियां थी वो क्या कर लेती है? जोहर कर लेती है। क्या कर लेती है? जोहर कर लेती है। ठीक है, इनकी रानियां क्या कर लेती है? जोहर कर लेती है। ओके, और दुर्लभ राज जो थे, दुर्लभ राज के समय जो चौहान वंश था वो क्या था? गुर्जर प्रतिहारों का सामंत हुआ करता था। तो इस समय क्या था दोस्तों? ये गुर्जर प्रतिहारों के गुर्जर जो प्रतिहार है गुर्जर प्रतिहार है, इन गुर्जर प्रतिहारों के ये क्या थे? सामंत थे। और गुर्जर प्रतिहारों में कौन? नागभट्ट प्रथम। कौन? नागभट्ट नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम के क्या थे? सामंत हुआ करते थे। उसके बाद तो शासक बनते हैं कौन? गुवक प्रथम। ये गुवक प्रथम जो है वो गुर्जर प्रतिहारों से गुर्जर प्रतिहारों से आजाद आजाद होकर होकर प्रथम स्वतंत्र स्वतंत्र चौहान शासक बने थे। तो क्वेश्चन पूछ ले कि गुर्जर प्रतिहारों से आजाद होकर प्रथम स्वतंत्र शासक कौन सा चौहान शासक है वो स्वतंत्र शासक बना था? तो वो बना था कौन? गुवक प्रथम बना था। कौन बना था? गुवक प्रथम है, वो गुर्जर प्रतिहारों से आजाद होकर प्रथम चौहान शासक बना था। आजाद चौहान शासक बना था। अब हम बात करते हैं चंदन राज की। ये जो चंदन राज है दोस्तों, इस चंदन राज की कहानी हम पढ़ते हैं। ये चंदन राज जो है वो क्या है? चंदन राज की पत्नी थी। चंद्र राज की क्या थी? पत्नी, जिनका नाम था रुद्राणी। क्या नाम था? रुद्राणी। और ये वही रुद्राणी है जो पुष्कर में क्या करती है? दीपदान की प्रथा प्रारंभ करती है। दीपदान की जो प्रथा थी, इस दीपदान की प्रथा को जो प्रारंभ करती है वो कौन करती है? पुष्कर के अंदर
दीपदान की जो प्रथा होती है, इस दीपदान की प्रथा को पुष्कर में जो प्रारंभ करती है वो कौन करती है? वो चंद्रराज की पत्नी थी रुद्राणी, और ये रुद्राणी क्या करती है? दीपदान की प्रथा को प्रारंभ करती है। यहाँ तक आपको आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। अब बात करते हैं वागपति राम की। इस वागपति राम की हम चर्चा करते हैं। तो वागपति राम जो है दोस्तों, ये वागपति राम के पुत्र थे जिनका नाम था लक्ष्मण सिंह। क्या नाम था? इनका पुत्र था जिनका नाम था लक्ष्मण सिंह। क्या नाम था? लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह है, ये पुत्र था किसका? वागपति राम का। ठीक। ये वागपति राम जो है, इसके पुत्र थे लक्ष्मण सिंह। ये लक्ष्मण सिंह जो है, इन्हें हम लखन सिंह के नाम से भी जानते हैं। क्या करते हैं? इन्हें हम लखन सिंह के नाम से भी जानते हैं। और ये वही लखन सिंह है जो नाडोल के अंदर, कहां पर? नाडोल में चौहान वंश की स्थापना करते हैं। क्या करते हैं? चौहान वंश की स्थापना करते हैं। ये वही लखन सिंह है, स्थापना करते हैं। क्या करते हैं? चौहान वंश की स्थापना करते हैं। नाडोल में चौहान वंश की स्थापना करते हैं कौन? लक्ष्मण सिंह या लखन सिंह। और वही पुत्र थे किसके? वागपति राम के। ठीक है। उसके बाद पृथ्वीराज प्रथम शासक बनते हैं दोस्तों। तो इनकी कुछ कहानी है नहीं। तो ये है चौहान वंश की उत्पत्ति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण कहानी। अब हम पढ़ेंगे अजमेर की चौहान वंश को। तो पढ़ते हैं अजमेर के चौहान वंश को। देखिए, स्टार्ट करते हैं। अजमेर का चौहान वंश देखिएगा। अजमेर का चौहान वंश। अजमेर का जो चौहान वंश है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखिएगा, अजमेर के चौहान वंश की हम शुरुआत करते हैं। तो अजमेर में जो चौहान वंश की स्थापना होती है वो कब होती है? अजय राज से होती है। अजय राज से स्टार्ट होकर देखते हैं कब? अजय राज की अजमेर में जो स्थापना होती है, सर्वप्रथम जो शासक बनते हैं अजमेर के वो कौन बनते हैं? अजय राज बनते हैं। कौन बनते हैं? अजय राज। अजय राज जो शासक बनते हैं वो बनते हैं 1113 ईस्वी में। कौन सी ईस्वी में? 1113 से लेकर 1133 ईस्वी तक जो शासन करते हैं वो कौन करते हैं? अजय राज करते हैं। ठीक है। अजय राज के बाद जो शासक बनते हैं वो बनते हैं अर्णोराज। कौन बनते हैं? अर्णोराज। अर्णोराज। अर्णोराज जो शासन करते हैं वो करते हैं 1133 से लेकर 1153 ईस्वी तक। कब करते हैं? 1153 ईस्वी तक शासन करते हैं कौन? अर्णोराज, जिसे हम अन्ना जी के नाम से भी जानते हैं। अब इसके बाद जो शासक बनते हैं अर्णोराज के बाद वो कौन बनते हैं? अर्णोराज के बाद शासक कौन बनते हैं? अर्णोराज के बाद शासक बनते हैं विग्रहराज। कौन बनते हैं? विग्रहराज चतुर्थ। कौन बनते हैं? विग्रहराज चतुर्थ शासक बनते हैं। और कब बनते हैं विग्रहराज चतुर्थ? ये शासक बनते हैं, वो बनते हैं 1153 1153 से लेकर 1163 ईस्वी तक। 1163 ईस्वी तक। लेकिन इसका अलग अलग मत है दोस्तों। कहीं पर 1155 से 63 बता रखा है, कहीं 1158 से 63 बता रखा है। अलग अलग बुकों में अलग अलग ये कहानी इनके बारे में लिख रखी है। कहीं 55 से, कहीं 55 से, कहीं 53 से, कहीं 58 से, और 63 तक तो दे रखी है। अब इनके आगे जो शासक बनते हैं वो कौन बनते हैं? विग्रहराज चतुर्थ के बाद जो शासक बनते हैं वो कौन बनते हैं? वो बनते हैं अपार गांगे। कौन बनते हैं? अपार गांगे। अपार गांगे। अपार गांगे है वो शासक बनते हैं 1163 से लेकर 66 ईस्वी तक। ठीक है। इनके बाद जो शासक बनते हैं वो बनते हैं पृथ्वीराज पृथ्वीराज द्वितीय। ठीक है। कौन शासक बनते हैं? पृथ्वीराज द्वितीय शासक बनते हैं। ठीक है। तो इनके बारे में कुछ ज्यादा जानकारी है नहीं। उसके बाद जो शासक बनते हैं वो बनते हैं सोमेश्वर। कौन बनते हैं? सोमेश्वर शासक बनते हैं। तो ये कहानी है किसकी?
अजमेर के चौहान वंशों की। इसके बाद सोमेश्वर के बाद हम थोड़ी आगे चर्चा करेंगे अगली क्लास में। इससे पहले यहाँ तक पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम अजयराज चौहान को। ठीक है, तो अजयराज चौहान की अगर हम बात करें तो अजयराज चौहान 1113 ईस्वी में क्या करते हैं, अजमेर को अपनी राजधानी बनाते हैं। और ये अजमेर दुर्ग, गटबिटली या तारागढ़ दुर्ग का निर्माण भी करते हैं। अजयराज चौहान सिखों के राजा के नाम से जाने जाते हैं। सिखों के राजा के नाम से इनको इसलिए जाना जाता है कि इन्होंने अपनी पत्नी सोमलवती और अपने स्वयं अजय और प्रेम के नाम से सिक्के चलवाए थे। तांबे और चांदी के सिक्के इन्होंने चलवाए थे। और अजय राज जो है दोस्तों, अजय राज है वो क्या करते हैं, इनका जो काल था वो चौहानों का निर्माण काल के नाम से जाना जाता है। और ये शैव धर्म के अनुयायी थे। क्या थे? शैव धर्म के अनुयायी थे अजयराज। और उसके बाद चर्चा करें तो इन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया था। कहां पर? पुष्कर में। कब? 1140 ईस्वी में इन्होंने राजनीति से क्या ले लिया था? बिल्कुल संन्यास ले लिया था और आराम से रहने लगे थे। उसके बाद शासक बनते हैं दोस्तों अर्णोराज। कौन बनते हैं? अर्णोराज शासक बनते हैं 1133 से लेकर 1153 ईस्वी तक। अब चर्चा करते हैं हम अर्णोराज के ऊपर थोड़ी। तो अर्णोराज क्या थे? अर्णोराज की कहानी अगर हम जाने तो पहले थोड़ा अजयराज के बारे में पढ़ते हैं, फिर अर्णोराज को पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, यह अर्णोराज को बता ही देता हूँ। अर्णोराज की कहानी क्या है? अर्णोराज 1133 से 1153 ईस्वी तक क्या बनते हैं? शासक बनते हैं अजमेर के। और इन्होंने जो उपाधि धारण की थी वो थी परमेश्वर या महाराजा अधिराज की उपाधि ये धारण करते हैं। कौन कौन सी? परमेश्वर की और महाराजा अधिराज की दो उपाधियां ये धारण करते हैं। अजयराज के दो कवि थे, दरबारी कवि थे, जिनका नाम था देवबोध और धर्म घोष। कौन कौन से? देवबोध और धर्म घोष नाम के दो इनके दरबारी कवि थे। ठीक है, और इन्होंने पुष्कर अजमेर के अंदर आदिवरा मंदिर का निर्माण किया। जिस आदिवरा मंदिर यानी विष्णु मंदिर का इन्होंने निर्माण किया था, तो इस मंदिर मंदिर की जो मूर्ति थी, इस मंदिर की मूर्ति को जहांगीर है वो तुड़वा कर पुष्कर सरोवर में फिकवा देते हैं। किस सरोवर में? पुष्कर सरोवर में फिकवा देते हैं। और यही अर्णोराज यहाँ पर अजमेर में पंच मंदिर का निर्माण भी करवाते हैं। और 1135 ईस्वी के अंदर अर्णोराज पर तुर्की आक्रमण होता है। क्या होता है? तुर्की आक्रमण होता है। और इस तुर्की आक्रमण के अंदर यहाँ पर भयंकर क्या होता है? कत्लेआम होता है। यहाँ की भूमि लहूलुहान हो जाती है। पूरी भूमि जो है वो लाल हो जाती है। और भूमि लाल होने की वजह से यहाँ के जो पुजारी लोग थे, उन पुजारियों को पूजा अर्चना के अंदर क्या होती थी? दुर्गंध आती थी या इन्हीं पूजा अर्चना करने में दिक्कत पैदा होती थी। तो ये सभी पुजारी मिलकर कहाँ जाते हैं? अर्णोराज के पास जाते हैं, अन्ना जी के पास जाते हैं और उन्हें ये सब बताते हैं कि ये जो भूमि है, पवित्र भूमि है, इसको आप साफ करवाइएगा ताकि हमें पूजा अर्चना में किसी प्रकार की दिक्कत पैदा ना हो। तो दोस्तों होता क्या है, इसी बात को लेकर अर्णोराज अन्ना जी क्या करते हैं, बांडी नदी और चंद्रा नदी के जल को रोककर अन्ना सागर झील का निर्माण करवाते हैं। कब? 1137 ईस्वी में। इसी अन्ना सागर झील के किनारे पर दौलत बाग या सुभाष उद्यान स्थित है। और ये दौलत बाग जो है, इसका नाम क्यों रखा गया था? एक जहांगीर का सेनापति था जिसका नाम था दौलत खां। और इसी दौलत खां के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया? दौलत बाग रखा गया। और बाद में इसका नाम क्या कर दिया गया? सुभाष उद्यान कर दिया गया। और इसी अन्ना सागर झील के किनारे पर क्या है दोस्तों? बगदरी। बगदरी का निर्माण करवाते हैं कौन? शाहजहां। और इसी अन्ना सागर झील के किनारे पर अस्मत बेगम। कौन? अस्मत बेगम इत्र का आविष्कार करती है। इत्र आप सभी जानते होंगे। इत्र एक बहुत ही सुगंधित पदार्थ होता है जो एक बार कपड़ों पर या शरीर पर लगाने के बाद उसकी कई दिनों तक क्या नहीं जाती है? सुगंध नहीं जाती है। और ये जो इत्र जो होता है, इसका जो निर्माण होता है
वो खस नाम की एक घास होती है। कौन सी? खस घास। इस खस घास से इस इत्र का निर्माण होता है। लेकिन इत्र की जो आविष्कारक थी वो कौन थी? अस्मत बेगम थी। और ये सबसे अधिक जो खस घास मिलती है वो कहाँ मिलती है? सवाई माधोपुर के अंदर मिलती है। दोस्तों इसी झील के किनारे पर, अन्ना सागर झील के किनारे पर, गुजरात के शासक थे जयसिंह और अर्नोराज या अन्ना जी के मध्य एक युद्ध होता है। और इस युद्ध में अन्ना जी क्या करते हैं? गुजरात के शासक जयसिंह को पराजित कर देते हैं। और पराजित होने के बाद उसके शौर्य से, अन्ना जी के शौर्य से, उसकी वीरता से प्रसन्न होकर गुजरात के शासक जयसिंह की एक पुत्री थी जिसका नाम था कंचना देवी। क्या नाम था? कंचना देवी। और इसी कंचना देवी का विवाह वो क्या कर देते हैं? अर्णोराज से कर देते हैं। अब बात करते हैं अर्णोराज की। अर्णोराज की दो पत्नियां थी। एक तो थी मारवाड़ की रानी जिसका नाम था संधवा, और एक हो गई गुजरात की रानी जिसका नाम था कंचना देवी। और इसी कंचना देवी से दो पुत्रों का जन्म होता है। इन दो पुत्रों के नाम थे, एक का नाम था जगदेव, दूसरे का नाम था विग्रहराज चतुर्थ यानी विसल देव। और जो मारवाड़ की रानी संधवा थी उनके एक पुत्र था जिसका नाम था सोमेश्वर। क्या था? सोमेश्वर। ओ जगदेव जो है अनुराज के पुत्र, ये क्या करते हैं? 1153 ईस्वी में गद्दी की लालसा में आकर, लालच में आकर, राजा बनने की इच्छा होने की वजह से वो क्या करते हैं? 1153 ईस्वी में अर्णोराज की क्या कर देते हैं? हत्या कर देते हैं। और ये चौहानों के प्रथम पितृहंता कहलाते हैं। कौन? जगदेव। उसके बाद शासक बनते हैं कौन? विग्रहराज चतुर्थ। कौन बनते हैं? ये विग्रहराज चतुर्थ शासक बनते हैं। कब? 1153 से लेकर 1163 ईस्वी तक। विग्रहराज चतुर्थ क्या है दोस्तों? जिनको हम बिसल देव के नाम से भी जानते हैं। ये वही बिसल देव है जिन्होंने संस्कृत भाषा में नाटक हेरी केली लिखा था। और यह वही विग्रहराज है जो कटिबंधु, कवि बंधु की उपाधि धारण करते हैं या विद्वानों की आश्रयदाता की उपाधि धारण करते हैं। ठीक है। और इनके दो दरबारी कवि थे। एक का नाम था सोमदेव, दूसरे का नाम था नरपति सिंह नाहला। सोमदेव है वो ललित विग्रहराज लिखते हैं, और नरपति नाला है वो बिसल देव रासो लिखते हैं। ठीक है। इनके दरबार में एक जैन आचार्य भी हुआ करते थे। किसके? विग्रहराज चतुर्थ के। विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में एक जैन आचार्य थे जिनका नाम था जैन दत्त सूरी। और इन्हीं के दरबार में इनके पिता के कवि भी रहते थे जिनका नाम था धर्म घोष। और इसी धर्म घोष के कहने पर ये पशु वध के ऊपर क्या लगा देते हैं? रोक लगा देते हैं। पशु वध होना बिल्कुल बंद करवा देते हैं। कौन? विग्रहराज चतुर्थ। और ये वही विग्रहराज चतुर्थ है जो दिल्ली के शासक तंवर तोमर को पराजित करते हैं और दिल्ली और झांसी दोनों पर अपना अधिकार कर लेते हैं। चौहानों का जो स्वर्ण काल कहलाता है वो विग्रहराज चतुर्थ का काल है, वो चौहानों का स्वर्ण काल कहलाता है। और अंग्रेजी जो इतिहासकार थे किल हॉर्न, ये किल हॉर्न है, इनकी तुलना कालिदास से करते हैं। किसकी? विग्रहराज की। ठीक है। और ये जो विग्रहराज है दोस्तों, विग्रहराज अपने नाम से बिसलपुर नाम से टोंक के अंदर एक नगर बसाते हैं और एक बिसलपुर नाम से एक सागर का भी निर्माण करते हैं। और इन्हीं के काल में अजमेर के अंदर क्या होता है? एक साहित्य सम्मेलन होता है जिसका संचालन जो करते हैं पद्मनाभ करते हैं, और इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो सोमदेव होते हैं। और ये ही विग्रहराज अजमेर के अंदर एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाते हैं जिसे सरस्वती कंठाभरण भी कहा जाता है। इसी संस्कृत पाठशाला की दीवारों के ऊपर ये 75 पंक्तियां हैं वो संस्कृत में अंकित करवाते हैं। और बाकी की जो पंक्तियां हैं इस नाटक की, हेरीकेली नाटक की, वो राजा राम मोहन राय की जो कबर है इंग्लैंड के अंदर उस पर अंकित है। लेकिन इस संस्कृत पाठशाला को कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो तुड़वा देते हैं, और तुड़वा कर यहाँ पर क्या करते हैं? 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण करवाते हैं। और 2.5 दिन के झोंपड़े के निर्माण करवाने के बाद जो इसके वास्तुकार थे कुतुबुद्दीन के, वो थे अबू बकर। अबू बकर इसके वास्तुकार थे। और इसी 2.5 दिन के झोंपड़े को 16 खंभों का महल भी कहते हैं और राजस्थान की प्रथम मस्जिद भी कहते हैं। तो ये बात ध्यान रखना कि राजस्थान की प्रथम मस्जिद है वो किसे कहते हैं? 2.5 दिन के झोंपड़े को। 16 खंभों का महल किसे कहते हैं?
2.5 दिन के झोंपड़े को। कुतुबुद्दीन ऐबक का वास्तुकार कौन था? अबू बकर था। ठीक है, तो ये बातें आप ध्यान रखना। दूसरी बात अगर आपसे पूछ ली जाए कि सरस्वती कंठाभरण या संस्कृत पाठशाला जो है उसकी दीवारों पर कितनी पंक्तियां अंकित है और किस भाषा में है, तो संस्कृत भाषा में है और 75 पंक्तियां अंकित है। उसके बाद जो शासक बनते हैं दोस्तों, इनके बाद वो बनते हैं कौन? अपार गांगे। इस अपार गांगे को क्या कर देते हैं, ये पृथ्वीराज जो है, ये पृथ्वीराज द्वितीय जो है, पृथ्वीराज द्वितीय जो है, ये जगदेव जो अर्णराज के पुत्र थे, जगदेव जो पितरहंता कहलाते हैं, इनके पुत्र थे पृथ्वीराज द्वितीय। जैसा बाप वैसी औलाद, कहावत है ना, जैसा बाप होगा उसकी औलाद भी वैसी होगी। तो ये जगदेव क्या करते हैं, अपने पिता की हत्या करते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? पितरहंता कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पितरहंता कहलाते हैं। राजस्थान चौहान वंश के प्रथम पितरहंता कहलाते हैं कौन? जगदेव। और इस जगदेव के पुत्र थे कौन? पृथ्वीराज द्वितीय। और ये पृथ्वीराज द्वितीय जो है वो क्या कर देते हैं, इस अपार गंगे की हत्या कर देते हैं। ये अपार गंगे जो है हत्या कर देते हैं, और इस पृथ्वीराज जो ये द्वितीय था, इसको चौहानों का, इन्हें इन्हें चौहानों का क्या कहा जाता है? भ्रातरहंता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रथम भ्रातरहंता कहा जाता है। तो जैसा बाप था वैसे ही इसकी औलाद थी, इसने अपने बाप को मारा जगदेव ने, और इस बाप के बेटे ने अपने भाई को मार दिया। तो ये कहानी थी कुछ जो आज की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे, और सोमदेव को हम पढ़ेंगे कल। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं दोस्तों अजयराज चौहान से। तो देखिएगा, आशा करता हूँ तो पढ़ते हैं अजयराज। तो देखिए दोस्तों, अजयराज के बारे में मैंने क्या चर्चा की। अजयराज चौहान है वो 1113 से लेकर 1133 ईस्वी तक शासन करते हैं। अजयराज चौहान जो है वो 1113 ईस्वी के अंदर, 1113 ईस्वी के अंदर क्या करते हैं? अजमेर की स्थापना करते हैं। क्या करते हैं? अजमेर की स्थापना करते हैं। और अजमेर की स्थापना करने के बाद इसे अपनी क्या बनाते हैं? राजधानी बनाते हैं। किसको बनाते हैं? राजधानी बनाते हैं। किसको? अजमेर को। ये बात ध्यान रखना कि 1113 में अजमेर की स्थापना करते हुए ये अजमेर को अपनी क्या बनाते हैं? राजधानी बनाते हैं। और यही अजय राज जो है दोस्तों, इन्हें सिक्कों का सिक्कों का राजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिक्कों का राजा कहा जाता है। कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें? सिक्कों का राजा कहा जाता है। सिक्कों का राजा इन्हें क्यों कहा जाता है? कि इन्होंने अपनी पत्नी सोमलवती के नाम पर, अपनी पत्नी सोमलवती, प्रेम व अजय, अजय नाम से क्या कराते हैं? तांबे के, तांबे व चांदी के क्या बनाते हैं? चांदी के सिक्के, सिक्के चलाते हैं। ये क्या कराते हैं? तांबे और चांदी के क्या कराते हैं? सिक्के चलाते हैं। अपनी पत्नी सोमलवती, प्रेम और अजय के नाम से तांबे और चांदी के सिक्के चलवाते हैं। कौन? अजयराज चौहान। ठीक है, ये अजयराज चौहान जो है दोस्तों, ये क्या करते हैं? ये अजयराज चौहान है, इन्हें चौहानों का, इनके काल को क्या कहा जाता है? चौहानों का निर्माण काल। चौहानों का जो निर्माण काल कहा जाता है, चौहानों का निर्माण काल है, वो किसके काल को कहा जाता है? वो अजयराज के काल को कहा जाता है। और यही अजयराज है वो क्या मानते थे? शैव धर्म के अनुयायी थे। किस धर्म के? शैव जो धर्म है, इस शैव धर्म के अनुयायी थे। शैव धर्म के क्या थे? अनुयायी थे। और ये राजनीति से संन्यास ले लेते हैं। किससे ले? राजनीति, राजनीति से संन्यास संन्यास ले लेते हैं। कब लेते हैं? राजनीति से संन्यास कब लेते हैं? ये 1140 में लेते हैं। कहाँ लेते हैं? पुष्कर के अंदर। कहाँ लेते हैं? पुष्कर के अंदर 1140 ईस्वी के अंदर अजय राज है वो क्या ले लेते हैं? राजनीति से संन्यास लेकर बिल्कुल राजपाट को त्याग देते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे किसको? अर्णो राज को, जिनको हम अन्ना जी के नाम से भी जानते हैं। तो देखिएगा,
देखिएगा दोस्तों, दूसरे जो शासक थे इसके वो पढ़ते हैं अर्णोराज। कौन से राज? अर्णोराज। अर्णोराज जिन्हें अन्ना जी के नाम से भी जाना जाता है। क्या जाना जाता है? अन्ना जी के नाम से भी जाना जाता है इन्हें। ये 1133 से लेकर 1153 ईस्वी तक क्या करते हैं? शासन करते हैं। 1133 से 1153 ईस्वी का जो काल था वो किसका था? इस अर्णोराज या अन्ना जी का था। ओके, अब हम बढ़ते हैं अर्णोराज के बारे में। अर्णोराज जो है वो उपाधि धारण करते हैं। क्या करते हैं? उपाधि धारण करते हैं। ये दो उपाधियां धारण करते हैं। एक तो महाराजाधिराज की, महाराजा धीराज की, महाराजा धीराज और परमेश्वर की। दूसरी उपाधि ये धारण करते हैं वो किसकी करते हैं? परमेश्वर की। ये दो उपाधियां ये धारण करते हैं। महाराजा धीराज और परमेश्वर की ये दो उपाधियां धारण करते हैं। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद उपाधियों की चर्चा हमने कर ली। उपाधियों के बाद इनके दरबारी कवियों की बात करते हैं। इनके जो दरबारी कवि थे वो कौन थे? इनके जो दरबारी कवि थे वो भी दो कवि थे इनके। एक का नाम था देवबोध, देवबोध, और दूसरा जो इनका दरबारी कवि था वो था धर्मघोष। क्या था? धर्मघोष। ये दो इनके क्या थे दोस्तों? दरबारी कवि थे। कौन कौन से? देवबोध और धर्मघोष नाम के दो इनके क्या थे? दरबारी कवि थे। और ये क्या करते हैं? ये आदिवरा, आदिवरा मंदिर का निर्माण करवाते हैं। आदिवरा मंदिर या जिसे हम विष्णु मंदिर कहते हैं का निर्माण करवाते हैं। क्या कराते हैं? आदिवरा या विष्णु मंदिर का निर्माण करवाते हैं। लेकिन इस मंदिर को जहांगीर जो है, जहांगीर, जहांगीर इस मंदिर की जो मूर्तियां थी, इस मंदिर की मूर्ति को, इस मंदिर की मूर्ति को तुड़वाकर, तुड़वाकर पुष्कर सरोवर में फेंकवा देते हैं, में फेंकवा देते हैं। क्या करते हैं? पुष्कर सरोवर में फेंकवा देते हैं। जहांगीर जो है वो इस मंदिर के अंदर जो मूर्तियां थी उस मूर्ति के को तोड़वाकर जहांगीर पुष्कर सरोवर में है वो फेंकवा देते हैं। अब देखिएगा अन्ना जी के इस अर्णोराज के बारे में कि अर्णोराज जो है यहाँ पर पंच मंदिर का निर्माण करवाते हैं। अजमेर के अंदर क्या कराते हैं? ये अजमेर में पंच मंदिर का निर्माण भी करवाते हैं। कहाँ पर? अजमेर में। अजमेर में ये पंच मंदिर, पंच मंदिर का भी क्या कराते हैं? निर्माण करवाते हैं। कौन? अर्णोराज या अन्ना जी पंच मंदिर का निर्माण करवाते हैं। कहां पर? अजमेर के अंदर। ठीक है, यही बात हमने बोली थी। उसके बाद हमने यहाँ पर चर्चा करनी थी दोस्तों, वो क्या, थोड़ा सा इसको मिटवा देता हूं मैं यहाँ से। तो देखिएगा, यहाँ से थोड़ा मैं इसको गायब कर लेता हूँ। देखिएगा उसके बाद क्या होता है? 1135 ईस्वी के अंदर, कौन से? 1135 ईस्वी के अंदर क्या होता है? इस अर्णोराज के ऊपर क्या करते हैं? आक्रमण होता है। क्या होता है? आक्रमण करते हैं। कौन आक्रमण करते हैं? कौन? तुर्की। तुर्की क्या करते हैं? इनके ऊपर आक्रमण करते हैं। कब? 1135 ईस्वी के अंदर। 1135 ईस्वी में अर्णोराज पर जब तुर्की आक्रमण होता है तो यहाँ पर क्या हो जाता है? कत्लेआम हो जाता है। कत्लेआम होता है। कत्लेआम हो जाता है यहाँ पर। बहुत ज्यादा कत्लेआम होने की वजह से यहाँ पर क्या हो जाता है? दुर्गंध फैल जाती है, जो कहानी हमने बताई थी आपको। अब उसके बाद हम चर्चा करेंगे थोड़ी, तो मैं इनको मिटा देता हूं। देखिएगा, जो कत्लेआम होने के बाद यहाँ पर जो ये क्या करते हैं? अन्ना सागर झील का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? अन्ना सागर जो झील है, इस अन्ना सागर अन्ना सागर झील का निर्माण करते हैं।
अन्ना सागर झील का निर्माण कब करते हैं? 1137 ईस्वी के अंदर ये क्या करते हैं? अन्ना सागर झील का निर्माण करते हैं। अन्ना सागर झील का जो निर्माण करते हैं दोस्तों, ये बांडी नदी, कौन सी नदी? बांडी नदी, बांडी नदी, और दूसरी कौन सी थी? चंद्रा नदी। कौन सी नदी? चंद्रा नदी। इस बांडी नदी और चंद्रा नदी का जो जल है, इसका जो जल था, इन दोनों के जल को रोक कर क्या करते हैं? ये इस अन्ना सागर झील का निर्माण करवाते हैं। बांडी नदी और चंद्रा जो नदी है, इस बांडी नदी और चंद्रा नदी के जल को रोक कर क्या करते हैं? ये अन्ना सागर झील का निर्माण करते हैं। कब? 1137 ईस्वी के अंदर। 1137 ईस्वी में जब निर्माण कराते हैं तो इसके किनारे पर दौलत बाग, कौन सा बाग? दौलत बाग, दौलत बाग या सुभाष उद्यान, सुभाष उद्यान है, वो भी इसी के किनारे है। लेकिन ये दौलत बाग जो है, इसका नाम क्यों रखा गया था? इसका नाम है, वो जहांगीर ने रखा था। जहांगीर ने अपने सेनापति, अपने सेनापति दौलत खां की, दौलत खां की याद में इसका क्या किया था? इन्होंने निर्माण किया था। अब इनके एक सेनापति थे जिनका नाम था दौलत खां, और इसी दौलत खां के याद में ये क्या करते हैं? इस दौलत उद्यान का या दौलत बाग का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं, जिसका बाद में इनका नाम पड़ जाता है सुभाष उद्यान। अब देखिएगा यहाँ पर इसी झील के किनारे पर क्या होता है? अस्मत बेगम। क्या? अस्मत बेगम। अस्मत बेगम है, अस्मत बेगम। अस्मत बेगम जो है दोस्तों, ये क्या करती है? इत्र का निर्माण करती है। क्या करती है? इत्र का निर्माण करती है या इत्र का आविष्कार करती है। इत्र का निर्माण करती है कौन? अस्मत बेगम, इसी अन्ना सागर झील के किनारे पर। और ये अस्मत बेगम जब इत्र का निर्माण करती है, तो इत्र का जो निर्माण होता है वो होता है खस घास से। कौन सी घास से? खस घास से। खस घास से क्या किया जाता है? इत्र का निर्माण किया जाता है। और ये खस घास जो सर्वाधिक पाई जाती है, वो कहाँ पर पाई जाती है? सर्वाधिक जो खस घास है वो कहाँ पाई जाती है? वो पाई जाती है सवाई माधोपुर में। कहाँ पर पाई जाती है? सवाई माधोपुर में सर्वाधिक क्या पाई जाती है? ये इत्र का, सॉरी, खस घास है, वो पाई जाती है। और इत्र का जो आविष्कार करती है वो कौन करती है? अस्मत बेगम करती है। अब बात करते हैं इसी झील के किनारे पर, इसी झील के किनारे पर बगदरी, बगदरी का निर्माण करते हैं कौन? शाहजहां। क्या करते हैं? शाहजहां करते हैं। शाहजहां क्या करते हैं? इसी अन्ना सागर झील के किनारे पर क्या करते हैं? बगदरी का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? बगदरी का निर्माण करते हैं। तो और इसी झील के किनारे पर गुजरात के शासक थे जिनका नाम था जय सिंह। जय सिंह और इस अर्णोराज के मध्य, अर्णोराज के मध्य क्या होता है? युद्ध होता है। कब होता है? इस जयसिंह जो गुजरात के शासक थे, कहाँ के शासक थे? गुजरात के शासक थे। गुजरात के शासक जयसिंह और इसी अन्नाजी के मध्य क्या होता है? एक युद्ध होता है। और इसी युद्ध के अंदर क्या हो जाते हैं? विजयी हो जाते हैं कौन? अर्णोजी, अर्णोराज या अन्नाजी। अब अर्णोराज अन्नाजी जब इस युद्ध के अंदर विजेता होते हैं, तो इनकी वीरता से प्रभावित होकर इस जयसिंह की पुत्री थी, इसको मैं मिटा देता हूं एक बार यहां से। इस देखिएगा, इसी ये जो जयसिंह है, इस जयसिंह की एक पुत्री थी, और इस पुत्री का क्या नाम था दोस्तों? इसकी एक पुत्री थी और इस पुत्री का नाम क्या था? इस पुत्री का जो नाम था वो था कांचना देवी। इसकी पुत्री का नाम क्या था? कांचना देवी था। क्या था? कांचना देवी। और इस कांचना देवी का जो विवाह है वो किसके साथ किया जाता है? इसका विवाह जो कर दिया जाता है वो अर्णोराज के साथ कर दिया जाता है। जो जयसिंह जो है गुजरात के शासक, इनकी पुत्री थी कंचना देवी, और इस कंचना देवी का विवाह किसके साथ कर दिया जाता है? अर्णोराज के साथ कर दिया जाता है। अब बात करते हैं थोड़ी सी आगे की, चलते हैं, देखिएगा आगे थोड़ी चर्चा करते हैं इसी अर्णोराज के ऊपर। तो देखिएगा, देखिएगा अब देखिए अर्णोराज, इस अर्णोराज जो है, इनकी दो पत्नियां थी। अर्णोराज की क्या थी? दो पत्नियां थी।
एक तो मारवाड़ की रानी थी, कहाँ की थी? मारवाड़ की रानी थी। इस मारवाड़ की रानी का जो नाम था वो था संधवा। क्या था? संधवा। मारवाड़ की नाम रानी का नाम था संधवा था। और एक जो गुजरात की रानी थी, गुजरात की जो रानी थी उसका नाम क्या था? वो था कांचना देवी। क्या था? कांचना देवी। इस कांचना देवी जो है, इस कांचना देवी के दो पुत्र हुए। इनके जो पुत्र थे वो कितने पुत्र थे? दो पुत्र थे। इन दो पुत्रों में एक का नाम था, वो था विग्रहराज। क्या नाम था? विग्रहराज या बिसल देव, विग्रहराज चतुर्थ। और एक का नाम क्या था? जगदेव था। क्या नाम था? विग्रहराज और जगदेव। ये कंचन देवी है, इसका एक भाई था। इस भाई का नाम क्या था? कंचन देवी के भाई का नाम था, वो क्या था? मूलराज था। क्या था? मूलराज। ठीक है। तो अब देखिए संधवा। इस संधवा का एक पुत्र था। इसका पुत्र जो था वो केवल एक ही था। इसका एक पुत्र था जिसका नाम था सोमेश्वर। क्या नाम था? सोमेश्वर। ठीक है। तो ये थोड़ी सी कहानी थी किसके बारे में? अर्णोराज के बारे में। अर्णोराज की दो रानियां थी, एक का नाम था मारवाड़ की रानी संधवा और एक कंचना देवी। कंचना देवी देव से दो पुत्र प्राप्त हुए, एक का नाम था विग्रहराज चतुर्थ और दूसरे का नाम था जगदेव। इस संधवा से एक पुत्र था सोमेश्वर। और अब देखिएगा, ये जो जगदेव है, ये जगदेव क्या कर देते हैं? अपने पिता की हत्या कर देते हैं। 1153 ईस्वी के अंदर ये जगदेव क्या कर देते हैं? अपने पिता की क्या कर देते हैं? हत्या कर देते हैं। 1153 ईस्वी में ये क्या कर देते हैं? इनकी हत्या कर देते हैं। और हत्या करने के कारण ये चौहानों के प्रथम पितरहंता कहलाते हैं। चौहानों के प्रथम पितरहंता कहलाते हैं। चौहानों के प्रथम पितरहंता कौन है? आपसे क्वेश्चन पूछ ले तो आपको क्या बताना है? जगदेव है वो चौहानों के प्रथम पितरहंता थे, जो 1153 में अपने पिता अर्णोराज या अन्ना जी की क्या कर देते हैं? हत्या कर देते हैं। ठीक है। अब इसके बाद जो शासक बनेंगे वो बनेंगे विग्रहराज चतुर्थ। तो पढ़ते हैं विग्रहराज चतुर्थ। देखिएगा विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ को देखिएगा दोस्तों। जो अगला जो शासक बनता है यहाँ का, वो कौन बनता है? विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ जो शासक बनते हैं वो बनते हैं 1153, 55 या 58 से लेकर 63 तक शासक बनते हैं अजमेर के। ठीक है। अब बात करते हैं हम विग्रहराज चतुर्थ की। विग्रहराज चतुर्थ जो है दोस्तों, विग्रहराज चतुर्थ को हम किस नाम से, अन्य किस नाम से जानते हैं? इसको बिसल देव के नाम से भी इनको जाना जाता है। किस नाम से? बिसल देव के नाम से भी इनको जाना जाता है। पहली बात। दूसरी बात अगर हम करें इनकी उपाधियों की, जो इन्होंने उपाधि धारण की थी वो कौन कौन सी थी? तो इन्होंने पहली उपाधि धारण की थी वो थी कटिबंधु। कटिबंधु। दूसरी थी कवि बंधु। कवि बंधु। तीसरी जो इनकी उपाधि थी वो थी विद्वानों विद्वानों के आश्रयदाता। इन्हें तीन उपाधि धारण की थी, एक कटिबंधु, कवि बंधु और विद्वानों के आश्रयदाता के नाम से इन्होंने कुल तीन उपाधियां धारण की थी। अब बात करते हैं इनके जो दरबारी कवि थे। इनके जो दरबारी कवि थे वो कौन थे? दरबारी कवि। दरबारी कवि की बात करें तो इनके जो दरबारी कवि थे उनका एक का नाम था सोमदेव। क्या नाम था? सोमदेव नाम था। और दूसरा जो इनका कवि था वो था नरपति नाला। नरपति नाला। ये दो क्या थे? इनके कवि थे, दरबारी कवि थे। ये सोमदेव है दोस्तों, ये सोमदेव है वो पुस्तक लिखते हैं ललित विग्रहराज। क्या लिखते हैं? ललित विग्रहराज ग्रंथ लिखते हैं।
और नरपति नाला है वो लिखते हैं बिसल देव रासो। क्या लिखते हैं? बिसल देव रासो। बिसल देव रासो। बिसल देव रासो ग्रंथ लिखते हैं कौन? नरपति नाला। तो सोमदेव है वो ललित विग्रह राज लिखते हैं और नरपति नाला क्या लिखते हैं? बिसल देव रासो ग्रंथ है वो लिखते हैं। ओके, अब हम चर्चा यहाँ पर करेंगे कि खुद विग्रहराज चतुर्थ है वो क्या लिखते हैं? नाटक लिखते हैं, हैरी के लिए नाटक लिखते हैं। तो थोड़ा सा मैं इसको मिटा देता हूं यहां से, तो देखिएगा ये जो है वो क्या लिखते हैं, देखिएगा हैरी के लिए नाटक लिखते हैं, हैरी के लिए नाटक लिखते हैं। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा के अंदर ये हैरी के लिए नाटक लिखते हैं। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। तो हैरी के लिए नाटक है वो कौन सी भाषा में लिखते हैं? संस्कृत भाषा में ही हैरी के लिए नाटक लिखते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर इनके एक जैन आचार्य थे, इनके दरबार में क्या थे? एक जैन आचार्य थे, जैन आचार्य थे। और उन जैन आचार्य का नाम क्या था? जैन दत्त सूरी। क्या नाम था? जैन दत्त सूरी। क्या नाम था? जैन दत्त सूरी नाम था जैन आचार्य का। इनके एक और दरबारी कवि थे जिनका नाम था धर्म घोष। धर्म घोष, ये कौन से धर्म घोष है? ये वही धर्म घोष है जो इनके पिता अर्णोराज अन्ना जी के दरबारी कवि थे। ये धर्म घोष है। इस धर्म घोष के कहने पर ये क्या करते हैं? इनके कहने पर क्या कर देते हैं? पशु वध पर रोक लगा देते हैं। पशु वध पर रोक लगा देते हैं। कौन? विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ है वो धर्म घोष के कहने पर क्या लगा देते हैं? विग्रहराज चतुर्थ जो है वो इस धर्म घोष के कहने पर पशु वध पर क्या कर देते हैं? बिल्कुल रोक लगा देते हैं कि पशु वध है वो नहीं किया जाना है हमारे साम्राज्य के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर विग्रहराज चतुर्थ जो है दोस्तों दिल्ली के शासक थे। दिल्ली के शासक, दिल्ली के शासक, दिल्ली के शासक तंवर तोमर, तंवर तोमर, तंवर तोमर को पराजित करते हैं। तंवर तोमर को पराजित कर दिल्ली पर क्या कर देते हैं? दिल्ली व झांसी पर अधिकार कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? अधिकार कर लेते हैं। देखिएगा दिल्ली के शासक थे तंवर तोमर और इस तंवर तोमर को पराजित करके ये दिल्ली और झांसी दोनों पर क्या कर लेते हैं? अपना अधिकार कर लेते हैं। कौन? विग्रहराज चतुर्थ। तो ये बात भी ध्यान रखना, दिल्ली के शासक का नाम था तंवर तोमर और यहाँ पर ये दिल्ली और झांसी दोनों पर क्या करते हैं? अधिकार कर लेते हैं। अगली क्लास में हम थोड़ा पढ़ते हैं, देखिएगा। चौहानों का जो स्वर्ण काल है वो किसका काल कहलाता है? चौहानों का स्वर्ण काल, चौहानों का जो स्वर्ण काल है वो किसका काल कहलाता है? वो विग्रहराज चतुर्थ का जो काल है वो चौहानों का स्वर्ण काल कहलाता है। ये बात ध्यान रखना। दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है? वो रखनी है कि ये बिसलपुर, बिसलपुर सागर का निर्माण करवाते हैं, पहली बात। दूसरा, बिसलपुर नगर की स्थापना करवाते हैं। कहां पर? टोंक में। टोंक में क्या कराते हैं? ये बिसलपुर नगर की भी स्थापना करवाते हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अगली बात देखिएगा, जो इंग्लिश इतिहासकार थे किलहोर्न, क्या नाम था? किलहोर्न। किलहोर्न ने इनकी जो तुलना की, इनकी तुलना किससे की? कालिदास से। किस दास से? कालिदास से इनकी तुलना की। किसने? किलहोर्न।
अंग्रेजी इतिहासकार किलहोर ने इनकी तुलना किससे की थी? कालिदास से, विग्रहराज चतुर्थ की। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर कि अजमेर के अंदर, अजमेर में एक साहित्यिक सम्मेलन हुआ। क्या हुआ? साहित्य सम्मेलन। एक साहित्य सम्मेलन हुआ। साहित्य सम्मेलन करवाया किसने था? पद्मनाभ ने। किसने करवाया था? साहित्य सम्मेलन जो करवाया वो किसने करवाया? साहित्य सम्मेलन करवाया वो करवाया था पद्मनाभ ने। किसने करवाया था? पद्मनाभ ने करवाया था। और इसके जो अध्यक्ष थे, इस सम्मेलन के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? सोमदेव थे। कौन थे? सोमदेव जो थे वो इसके अध्यक्ष थे। ये बात भी आप ध्यान रखना दोस्तों। तो ध्यान क्या रखना है? चौहानों का जो स्वर्ण काल कहलाता है वो कहलाता है विग्रह चतुर्थ का काल। उसके बाद देखिए बिशलपुर सागर का जो निर्माण करवाते हैं वो कौन कराते हैं? विग्रहराज चतुर्थ। बिशलपुर नगर का निर्माण करवाते हैं कौन? टोंक के अंदर, विग्रहराज चतुर्थ। किलहोर ने इनकी तुलना किससे की? कालिदास से की। अजमेर में साहित्य सम्मेलन होता है और इस सम्मेलन को आयोजित करते हैं कौन? पद्मनाभ। और इसकी अध्यक्षता करते हैं कौन? किलहोर। तो ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी। अब थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं संस्कृत पाठशाला के संबंध में। तो देखिएगा, देखते हैं। देखिएगा दोस्तों, संस्कृत पाठशाला, संस्कृत पाठशाला या इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं सरस्वती, सरस्वती कंठाभरण। ठीक है, सरस्वती कंठाभरण या संस्कृत पाठशाला की स्थापना कौन करते हैं दोस्तों? यही करते हैं। कौन करते हैं? यही करते हैं। कौन? विग्रहराज चतुर्थ करते हैं। ठीक है, ठीक। अब यही संस्कृत पाठशाला है, इसकी दीवारों के ऊपर, किसके ऊपर? इनकी जो दीवारें थी, इन दीवारों के ऊपर, दीवारों पर हैरी केली जो नाटक है, हैरी केली जो नाटक है, हैरी केली नाटक की 75 पंक्तियां, कितनी पंक्तियां? 75 पंक्तियां अंकित की गई है। 75 पंक्तियां क्या की गई है? अंकित की गई है। हैरी केली नाटक की 75 पंक्तियां इस संस्कृत पाठशाला की दीवारों पर अंकित की गई है। और शेष जो है, इस हैरी केली नाटक की जो शेष पंक्तियां हैं, शेष जो पंक्ति है इनकी, वो कहाँ है? राजा राम मोहन राय की कब्र के ऊपर। राजा राम मोहन राय की जो कब्र है, इस कब्र के ऊपर है। और ये कब्र है कहां पर? इंग्लैंड के अंदर है। तो इनकी जो राजा राम मोहन राय की जो कब्र है इंग्लैंड के अंदर, बाकी जो शेष पंक्तियां है वो इसके ऊपर अंकित है। ठीक है, अब देखिए इस संस्कृत जो पाठशाला है, इस संस्कृत पाठशाला को तुड़वा देते हैं कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसको तुड़वाते कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक इसे तुड़वाकर, इसे तुड़वाकर क्या करते हैं? 2.5 दिन के झोंपड़े का, झोंपड़े का क्या करते हैं? निर्माण करवाते हैं। क्या करते हैं? 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण करवाते हैं। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक इस संस्कृत पाठशाला या सरस्वती कंठाभरण को तुड़वाकर क्या करवाते हैं? 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण करवाते हैं। ठीक है, और निर्माण करवाते हैं तो इसके जो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, इसके जो वास्तुकार थे, वास्तुकार जो थे, इनके वास्तुकार का नाम क्या था? वो था अबू बकर। क्या नाम था? अबू बकर। ये बात ध्यान रखना आप। अबू बकर क्या थे इनके? अबू बकर जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के क्या थे? वास्तुकार थे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर ये जो 2.5 दिन का झोंपड़ा है, इन्हें 16 खंभों का, 16 खंभों का महल कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
16 खंभों का महल किसे कहा जाता है? इस 2.5 दिन के झोंपड़े को क्या कहा जाता है? 16 खंभों का महल कहा जाता है। और इसी 2.5 दिन के झोंपड़े को क्या कहा जाता है? राजस्थान की प्रथम मस्जिद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान की प्रथम मस्जिद कहा जाता है। राजस्थान की जो प्रथम मस्जिद जो है वो इसी को कहा जाता है, राजस्थान की प्रथम मस्जिद। और राजस्थान का 16 खंभों का जो महल है वो इसी 2.5 दिन के झोंपड़े को कहा जाता है, जिसे संस्कृत पाठशाला को तुड़वाकर कुतुबुद्दीन ऐबक है वो निर्माण इसका करवाते हैं। और उनके जो वास्तुकार थे वो थे अबू बकर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमने अर्णोराज सॉरी विग्रहराज के बारे में चर्चा की। अब इनके बाद में जो शासक बनते हैं, कौन बनते हैं वो देखिएगा। इसको यहाँ पर हम इरेज कर देते हैं। देखिए, अब देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा कि इनके बाद विग्रहराज चतुर्थ जो थे, विग्रहराज चतुर्थ के बाद जो शासक बनते हैं वो कौन बनते हैं? वो बनते हैं अपार गांगे। कौन बनते हैं? अपार गांगे। अपार गांगे क्या बनते हैं? इसके बाद शासक बनते हैं। अपार गांगे के बाद जो शासक बनते हैं वो बनते हैं पृथ्वीराज। कौन बनते हैं? पृथ्वीराज। और पृथ्वीराज भी कौन से? पृथ्वीराज द्वितीय शासक बनते हैं। इस पृथ्वीराज द्वितीय के जो पिता थे, इनके जो पिता थे, इनके पिता का नाम क्या था? जगदेव था। क्या था? इनके पिता का नाम जगदेव था। और ये जगदेव जो है, ये जगदेव है वो किसके भाई थे? ये किसके भाई थे जगदेव? वो थे विग्रहराज चतुर्थ के। किसके भाई थे? विग्रहराज चतुर्थ के भाई थे। और इस जगदेव जो है ये पुत्र थे किसके? अर्णोराज के। किसके पुत्र थे? अर्णोराज के ये पुत्र थे। और ये अर्णोराज की क्या कर देते हैं? हत्या कर देते हैं। हत्या कौन करते हैं? अर्णोराज की हत्या कौन करते हैं? जगदेव करते हैं। कब करते हैं? 1153 ईस्वी में इसकी हत्या कर देते हैं। इसीलिए इस जगदेव को क्या कहा जाता है? चौहानों का प्रथम प्रथम पितरहंता कहा जाता है। पितरहंता कहा जाता है। ठीक है, अब देखिएगा, ये जो जगदेव है, इस जगदेव के ही पुत्र थे कौन? पृथ्वीराज द्वितीय। और पृथ्वीराज द्वितीय है वो क्या कर देते हैं? हत्या कर देते हैं। किसकी? अपार गांगे की। अपार गांगे की हत्या कौन करते हैं? पृथ्वीराज द्वितीय कर देते हैं। और पृथ्वीराज द्वितीय इनकी हत्या कर देते हैं। और हत्या करने के बाद ये जो मुस्लिम आक्रांता थे उस मुस्लिम आक्रांताओं को क्या करते हैं? पराजित करते हैं। लेकिन ये जो पृथ्वीराज द्वितीय है ये क्या हो जाते हैं? निसंतान। निसंतान क्या हो जाती है? निसंतान इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इनकी निसंतान मृत्यु हो जाती है। तो इसकी मृत्यु होने के बाद जो यहाँ के शासक बनते हैं वो बनते हैं सोमेश्वर। कौन बनते हैं? सोमेश्वर। और ये सोमेश्वर किसके पुत्र हैं? अर्णोराज के पुत्र हैं। और अर्णोराज की जो दूसरी रानी थी जिनका नाम था मारवाड़ की रानी संधवा, उसी मारवाड़ की रानी संधवा के ये पुत्र हैं कौन? सोमेश्वर। और सोमेश्वर जो शासक यहाँ पर बनेंगे वो बनेंगे 1166, कई पुस्तकों में दे रखा है 1167 और कईयों में दे रखा है 1169 लेकर 1177 ईस्वी तक शासक बनेंगे सोमेश्वर। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, पृथ्वीराज के पिता कौन थे? जगदेव। जगदेव अपने पिता की हत्या करते हैं और इनके पुत्र थे पृथ्वीराज द्वितीय, ये अपने भाई की हत्या कर देते हैं। तो कहावत है ना, जैसा जैसा बाप वैसी औलाद। तो जैसा उसका बाप होगा वैसी उसकी औलाद होगी। यहाँ पर साबित होती है ये बात। जो कहावत चल रही है वो यहाँ पर साबित हो रही है कि जैसा पिता था उसकी ऐसी ही औलाद होती है। उसने अपने बाप को मार दिया, इसने अपने भाई को मार दिया। तो कल की क्लास में हम पढ़ेंगे दोस्तों, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे सोमेश्वर को, जो 1166 से लेकर 1177 ईस्वी तक शासन करते हैं। इस क्लास को हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। इस क्लास को देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, आदाब। दोस्तों, इस क्लास को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, ताकि हम आपके लिए इससे भी बेहतर और उससे भी ज्यादा मेहनत करते हुए क्लास लेकर आने का प्रयास करें। तो ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर कीजिएगा। अलीसा सक्सेस पॉइंट को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।